नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको शरीर क्रिया विज्ञान पढ़ा रही हूँ और सिलेबस के अकॉर्डिंग 4 चैप्टर हमारे हो गए और 5th चैप्टर पाचन तंत्र चल रहा है और पाचन तंत्र में कुछ लेक्चर्स हो गए हैं और जो आज का टॉपिक है वो है आमाशय के कार्य, क्योंकि पिछले टॉपिक में हमने आमाशय की संरचना और ये पढ़ ली थी। आमाशय के कार्य। आमाशय मतलब जो हमारा पेट है, जो रिजर्वियर है हमारे शरीर में, एक ऐसा अंग जो सबसे चौड़ा होता है और हमारे भोजन को वो स्टोर करके रखता है। पिछली बार मैंने बताया था कि 1500 मिलीलीटर जो है वो इतनी क्षमता होती है कि इतना भोजन आमाशय में रहता है। लेटर जे अक्षर के आकार का होता है, इस तरह का होता है। अगर खाली है तो इस तरह का होगा और अगर भरा हो जाता है तो इस तरह का होता है। इसमें ऊपर नीचे वॉल्व होते हैं, 2 छेद होते हैं और भी कई चीज़ें बताई थी। तो आमाशय के कार्य यानी फंक्शंस ऑफ द स्टमक आज का टॉपिक है। पहला कार्य है आमाशय का कि भोजन को छोटे छोटे कणों में परिवर्तित करना। भोजन को छोटे कणों में परिवर्तित करने के लिए मतलब अगर हम जो खाना खा रहे हैं तो वो दांतों के द्वारा चबाया जाएगा। तो दांत भी हमारे पाचन तंत्र के ही एक पार्ट हैं। फिर वो चबाने के बाद में ग्रसनी में खाना आता है, ग्रसनी से ग्रास नली में आता है और ग्रास नली के बाद में आमाशय के अंदर आता है। तो वो चबाया हुआ तो होता ही है और फिर भोजन को वो थोड़ा सा मतलब फैलने सिकुड़ने की जो क्रिया होती है पेशियों की, उससे आमाशय भोजन को छोटे छोटे कणों में विभक्त कर देता है, तोड़ देता है और छोटे कणों में तोड़ने के बाद वो आमाशयी रस में उसको मिक्स कर लेता है। आमाशयी रस जो है वो आमाशय में जो भी रस हैं आगे हम पढ़ेंगे, पेप्सिन है, रेनिन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो आमाशय के जो जूसेस हैं और रस हैं उनमें उनको भोजन के जो छोटे कण हैं वो मिक्स करना, उनको मिक्स करना आमाशय का कार्य है। और आमाशय इसको मसल्स यानी पेशियों के द्वारा पूर्ण करता है। पेशियां फैलती है, सिकुड़ती है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से जो आमाशय है वो भोजन को आमाशयी रसों के साथ मिक्स कर देता है। उसके बाद में आमाशय का दूसरा कार्य है भोजन का पाचन करना और भोजन का पाचन अगेन पाचक रसों के द्वारा ही किया जाता है। और भोजन का पाचन हमारे इसी चैप्टर में आगे एक टॉपिक है पूरा कि भोजन का पाचन, और उसमें भी अलग अलग है भोजन कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे होगा या प्रोटीन का या फैट का उनका अवशोषण कैसे होगा, इसलिए यहाँ मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी। बस आपको यहाँ यही लिखना है कि आमाशय भोजन के पाचन में मदद करता है और भोजन का पाचन जो है वो पाचक रसों के द्वारा किया जाता है। तीसरा फंक्शन है आमाशय। हमारे शरीर में आमाशय खुद के अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर एक पदार्थ होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर उसको स्रावित करता है। और विटामिन B12 जो है विटामिन B12, तो विटामिन B12 को हम एक्सट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं। और एक्सट्रिंसिक फैक्टर के आप आगे भी देखेंगे कि विटामिन B12 के अवशोषण में आमाशय मदद करता है। तो दोनों ही एक साथ ही हैं कि आमाशय के अंदर आमाशय इंट्रिंसिक फैक्टर बनाता है या स्रावित करता है। और अगर इंट्रिंसिक फैक्टर होगा तो जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर है विटामिन B12 जो हमने भोजन के द्वारा हमारे अंदर लिया है, तो उस विटामिन B12 का अवशोषण इंट्रिंसिक फैक्टर की उपस्थिति में होता है। नेक्स्ट फंक्शन है आमाशय हमारे भोजन को अम्लीय बनाता है। अम्लीय कैसे बनाता है? पाचक रसों में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, तो आमाशय हमारे भोजन को अम्लीय बनाता है।
और अमाशय के अंदर थोड़ा बहुत अवशोषण होता है पानी का और दवाइयों का। जैसे कभी हम बीमार हो जाते हैं और फटाफट जो दवाई लेते हैं तो अवशोषण में जितना टाइम लगता है उसके बाद में अवशोषित होते ही तो वो ब्लड के द्वारा पूरे शरीर में पहुंच जाती है और हम रिलैक्स महसूस करते हैं। तो अमाशय में बहुत ज़्यादा अवशोषण नहीं होता, अवशोषण का काम सारा छोटी आंत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। तो पानी और कुछ दवाइयों का अवशोषण अमाशय में होता है। नेक्स्ट है इसमें भोजन का संग्रह, मतलब अमाशय भोजन का संग्रह करके रखता है। अमाशय रिजर्वियर है हमारे शरीर का, पाचन नली का, और 1500 मिलीलीटर तक कोई भी खाने की चीज़ खुद के अंदर अमाशय संग्रहित कर लेता है। उसके अलावा अमाशय का कार्य है शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स मैंने पहले भी एक आधी बार बताए होंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स कई तरह के होते हैं, वो हम सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। यहाँ हमको इतना सा ही पढ़ना है कि कार्बोहाइड्रेट कई तरह के हैं, मोनोसेकेराइड, डायसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड में होते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, और जो डाइसेकेराइड्स हैं उनमें स्यूक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, और उसके बाद में पॉलीसेकेराइड्स में स्टार्च, डेक्स्ट्रीन, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज, ये होते हैं। तो शर्करा जो होती है वो है स्यूक्रोज, और स्यूक्रोज मतलब डायसेकेराइड। तो डायसेकेराइड स्यूक्रोज को अमाशय 2 भागों में परिवर्तित करता है जिससे ये बनती है। मतलब स्यूक्रोज जो है, चीनी जो है, वो एक ग्लूकोज का अणु और एक फ्रक्टोज का अणु, 2 जब मिलते हैं तो एक अणु स्यूक्रोज का बनाते हैं और उसके साथ एक पानी के अणु को विलोप कर देते हैं। वो मैं नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आपको ये पता होना चाहिए कि ग्लूकोज जो है वो पानी के अणु को किस तरह से विलोप करते हैं। ग्लूकोज C6H12 और O6 है। तो अगर, और सभी का ही, जितने मोनोसेक्राइड हैं सभी का ही एक ही जो है रासायनिक फार्मूला है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इनके अलग अलग हो जाते हैं। तो अगर 2 बार ये मिलेंगे तो ये स्यूक्रोज एक बन जाता है। तो ये C12H22 और O11, इस तरह से H2 और O, H2O मतलब पानी, एक पानी का अणु इसमें से निकल जाता है। यानी स्यूक्रोज को अमाशय एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज अणु में परिवर्तित कर देता है पानी के साथ मिलकर। और कौन से एंजाइम के साथ मिलके? स्यूक्रेस। स्यूक्रेस एक एंजाइम है जिससे ये इसको परिवर्तित कर देता है। उसके अलावा जो फैट होते हैं यानी जो वसा होती है उसको भी थोड़ा बहुत लाइपेज एंजाइम की मदद से अमीनो फैटी एसिड यानी वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देते हैं। प्रोटीन्स को भी अमाशय में पेप्टोन्स में बदला जाता है विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन एंजाइम। जो रस होते हैं उनमें पेप्सिन एक रस पाया जाता है यानी एंजाइम विकर पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन छोटे अणुओं से भी सरलतम अणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं अमाशय के अंदर, लेकिन वहाँ अवशोषित नहीं होते हैं। उसके बाद में वो छोटी आंत में जाने के बाद ही वहाँ अवशोषित होते हैं। ये सारे अमाशय के कार्य थे। उसके बाद में अमाशय की कोशिकाएं, अमाशय में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। 3 प्रकार की कोशिकाओं में पहली है श्लेष्मिक कोशिकाएं, म्यूकस सेल्स। तो जो म्यूकस सेल्स होती हैं वो म्यूकस सिक्रीट करती हैं यानी श्लेष्मा स्रावित करती हैं। और श्लेष्मा जब स्रावित होता है
तो आमाशय की जो आंतरिक वाली परत है, सबसे अंदर ही होती है वो, तो आंतरिक वाली परत में जब पाचक रस आते हैं, पाचक रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी है, अभी हमने बताया पेप्सिन है, रेनिन है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तीन तीन चीज होती है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो कोरोड कर सकता है, मतलब अंदर की जो लेयर है उसको खराब कर सकता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और इन सब रसों के प्रभाव से बचाने के लिए श्लेष्मिक कोशिकाएं श्लेष्मा स्रावित करती है और अंदर की जो परत है वो खराब होने से बच जाती है। आप देखेंगे कि अगर हम वॉश बेसिन या कहीं और भी हार्पिक को डाल के छोड़ देंगे तो वहाँ कोरोड मतलब छोटा छोटा सा छेद या वो खराब हो जाएगा। तो अगर अम्ल भी यूं ही पड़ा रहा तो हमारे आमाशय की आंतरिक परत को खराब कर सकता है। इसलिए श्लेष्मिक कोशिकाएं श्लेष्मा स्रावित करके उसको थोड़ा सा न्यूट्रल कर देती है और अंदर की सतह को खराब होने से बचाती है। दूसरी जो कोशिकाएं हैं वो है चीफ सेल्स, चीफ कोशिकाएं। चीफ कोशिकाएं पेप्सिनोजन नामक एक पदार्थ और दूसरा रेनिन नामक एक पदार्थ स्रावित करती है। चीफ सेल्स, चीफ कोशिकाएं पेप्सिनोजन और रेनिन पदार्थ हैं, मतलब एंजाइम्स हैं। वो एंजाइम, रेनिन एंजाइम बच्चों में स्रावित करती है, पेप्सिनोजन जो है वो वयस्कों में और सब में स्रावित करती है। और पेप्सिनोजन अक्रियाशील पदार्थ है लेकिन वो चीफ सेल्स के द्वारा स्रावित किया जाता है। तीसरी तरह की जो सेल्स हैं आमाशय के अंदर वो है ऑक्जेंटिक सेल्स। ऑक्जेंटिक सेल्स हमारे आमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को स्रावित करती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे आमाशय में अपने आप बनता है, जो हम भोजन करते हैं उसके द्वारा हमारे शरीर के अंदर अपने आप ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो निर्मित होता है। आमाशय में कितनी कोशिकाएं हैं? 3 कोशिकाएं हैं। श्लेष्मिक कोशिकाएं श्लेष्मा स्रावित करती है, अंदर की जो लाइनिंग है आमाशय की उसको खराब होने से पाचक रसों के प्रभाव से बचाने के लिए। दूसरी है चीफ कोशिकाएं। चीफ सेल्स जो है वो पेप्सिनोजन नामक एंजाइम, अक्रियाशील एंजाइम को स्रावित करती है और दूसरा रेनिन एंजाइम को स्रावित करती है। और तीसरी कोशिकाएं हैं ऑक्जेंटिक सेल्स। ऑक्जेंटिक सेल्स आमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को स्रावित करती है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है ऑक्जेंटिक सेल्स से और ऑक्जेंटिक सेल्स आमाशय के अंदर ही पाई जाती है। उसके बाद में एक और टॉपिक है आमाशय से ही रिलेटेड, पाचक रस। पाचक रस यानी डाइजेस्टिव जूसेस, मतलब जो पाचक रस होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं आमाशय के अंदर, उनमें क्या क्या पाया जाता है। पाचक रसों में पानी पाया जाता है, जल, फिर खनिज लवण पाया जाता है, कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं, श्लेष्मा यानी म्यूकस मेम्ब्रेन पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है और पेप्सिनोजन एक अक्रियाशील पदार्थ वो पाया जाता है। लेकिन अक्रियाशील पदार्थ पेप्सिनोजन को क्रियाशील एंजाइम पेप्सिन में यही जो रहता है HCl वो परिवर्तित कर देता है। मतलब अक्रियाशील पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ एक्टिव पेप्सिन और विद द हेल्प ऑफ HCl एसिड, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसकी मदद से। फिर ये जो पेप्सिन एंजाइम है ये हमारे शरीर में ली गई प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है, प्रोटीन को छोटे अणु पेप्टोन्स में बदल देता है। पाचक रसों में जल, खनिज लवण, श्लेष्मा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिनोजन ये पाए जाते हैं। लेकिन पेप्सिनोजन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलकर पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है और ये पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। ये पाचक रस कहाँ पाए जाते हैं? आमाशय के अंदर। तो पाचक रस जो है
या तो भोजन को देखते ही स्रावित हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको सलाइवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथियों वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि लार ग्रंथियों में से लार यानी सलाइवा सिक्रीट होता है, और सलाइवा जो निकलता है वो या तो भोजन को देखते ही, बड़ा टेम्पटिंग सा भोजन है तो अपने आप ही सलाइवा बनता है, या फिर उसकी सुगंध अंदर आती है तो भी सलाइवा हमारे मुंह में गीला गीला सा हो जाता है। सेम ऐसे ही ये जो पाचक रस है आमाशय में, या तो वो भोजन को देखते ही अपने आप ही, अपन कहते हैं ना अब तो बिल्कुल पेट जो है पीट के चिपक गया है, या पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, या खट्टा खट्टा हो रहा है, मतलब भोजन को देखते ही सारे रस जो हैं वो अपने आप स्रावित होते हैं कि भाई अब खाना आएगा, फिर हम उस पर अटैक करेंगे और हम उसको डाइजेस्ट करेंगे यानी पाचन करेंगे। तो भोजन को देखते ही पाचक रस स्रावित हो जाते हैं हमारे पेट यानी आमाशय के अंदर। या फिर एक पाचन ग्रंथि होती है, वो एक स्रावण, एक सिक्रीशन बनाती है, उसका नाम है गैस्ट्रीन। मतलब अगर भोजन देखते ही स्रावित हो जाता है तो ठीक है, और अगर नहीं होता है तो हमारे पाचन तंत्र में पाचन ग्रंथि होती है और वो एक पदार्थ यानी एक स्रावण स्रावित करती है, उसका नाम है गैस्ट्रीन। और ये गैस्ट्रीन जब स्रावित होता है तो इसके बनते ही ये सब बन जाते हैं, पेप्सिनोजन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और बाकी जो जूसेस हैं वो सब इसमें बन जाते हैं। अब जो ये HCl अम्ल है ये थोड़ा सा ऑड लगता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या काम है हमारे आमाशय में, ये तो एक अम्ल है, हमको नुकसान पहुंचा सकता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर आमाशय में बन रहा है, अपने आप ही बन रहा है ना इससे ऑक्जेंटिक सेल से, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर बन रहा है तो वो कोई आमाशय में कार्य करता होगा। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के क्या कार्य होते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे आमाशय के कीटाणुओं को मारता है। कोई कीटाणु किसी खाने से या कोई बैक्टीरिया पनप गया तो उसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो मार देता है। दूसरा जो कार्य है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का वो है टाइलिन एक्टिविटी स्टॉप्स कर देता है। टाइलिन मतलब, टाइलिन एक ऐसा एंजाइम है जो हमारी सलाइवा यानी लार में होता है। मुंह के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स यानी लार ग्रंथियां होती है। लार ग्रंथियां एक पदार्थ यानी लार सलाइवा स्रावित करती है और सलाइवा में एक एंजाइम टाइलिन होता है। ये टाइलिन जो है वो क्या कार्य करता है मुंह में, वो कुक्ड स्टार्च को, पके हुए स्टार्च को डेक्स्ट्रीन और माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। तो वो चीज मुंह से लेके और आमाशय तक चलती आ रही है, लेकिन वहां आने के बाद में ये टाइलिन वर्क नहीं कर सकता कि भाई कुक्ड स्टार्च को वो डेक्स्ट्रीन और माल्टोज में परिवर्तित करना चाहे, तो वहां ये एक्टिविटी, ये क्रिया स्टॉप हो जाती है, बंद हो जाती है, क्योंकि HCl टाइलिन की क्रिया को समाप्त कर देता है। तीसरा काम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कि जो ये अक्रियाशील पेप्सिनोजन है, ये पेप्सिनोजन अक्रियाशील पाचक रस के अंदर होता है, अपने आप ही बन रहा है। आमाशय की जो चीफ कोशिकाएं हैं उससे आमाशय में पेप्सिनोजन बन रहा है। तो ये पेप्सिनोजन जो अक्रियाशील है उसको क्रियाशील बनाने के लिए, क्रियाशील कौन सी स्टेज होगी, पेप्सिन। पेप्सिनोजन इनएक्टिव कंडीशन है, वो काम नहीं करती है, लेकिन उसको एक्टिव कंडीशन में क्रियाशील एंजाइम में पेप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिनोजन पर क्रिया करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिनोजन को, जो कि अक्रियाशील एंजाइम है, उसको एक क्रियाशील एंजाइम पेप्सिन में परिवर्तित करता है। मैंने यहाँ भी बताया था। और फिर पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को पेप्टोन में परिवर्तित कर देता है। और लास्ट काम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कि ये हमारे आमाशय में अम्लीय माध्यम बनाता है। और ये जो अम्लीय माध्यम है
ये हमारे शरीर में यानी आमाशय में आमाशयी एंजाइम्स जो होते हैं उनके लिए, आमाशयी एंजाइम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आमाशय के एंजाइम्स बनने के लिए आमाशय के अंदर अम्लीय माध्यम होना अति आवश्यक होता है। तो अभी जो पढ़ाया उसको वापस से एक छोटे से उसमें रिवाइज करते हैं। आमाशय हमने पहले पढ़ लिया था कि लेटर जे अक्षर का है, छोटा मोड़ पीछे है, फिर आगे बड़ा मोड़ है, ऊपर और नीचे 2 छेद हैं, 2 वॉल्व हैं, वो सब हमने पढ़ लिया था। उसकी 4 काट है, बाहर से रोसा, फिर पेशियल लेयर और सब म्यूकोसा और श्लेष्मिक, वो सब हमने पिछली बार पढ़ लिया। आमाशय की संरचना के बाद आमाशय के कार्य। आमाशय यानी स्टमक हमारे अंदर क्या क्या कार्य करता है? भोजन को तोड़ता है छोटे छोटे कणों में और पाचक रसों के साथ मिलाता है। फिर पाचक रसों के साथ मिलाने के बाद में भोजन का पाचन करता है। आमाशय अपने अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर नामक एक पदार्थ बनाता है और वो इसलिए बनाता है क्योंकि जब विटामिन B12 जिसे कि हम एक्सट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं, वो जब हम भोजन के द्वारा अंदर लेंगे तो उसके अवशोषण के लिए ये इंट्रिंसिक फैक्टर बहुत ज़रूरी होता है। आमाशय हमारे भोजन को अम्लीय बनाता है जिससे कि वो जल्दी पाचन हो जाए। तो आमाशय भोजन को अम्लीय बनाता है और आमाशय के अंदर थोड़ी बहुत चीज़ें अवशोषित होती है जिसमें पानी होता है और दवाइयाँ अवशोषित हो सकती हैं। आमाशय में भोजन को स्टोर करके रखा जाता है। जो हम भोजन खाते हैं और जब तक हमको भूख नहीं लग रही तो हमको समझ जाना चाहिए आमाशय में कुछ खाने की चीज़ रखी हुई है, वो पाचन हो रहा है। जब पूरा पाचन हो जाएगा और आमाशय खाली हो जाएगा तो हमें वापस भूख लगती है और हम खाते हैं। तो भोजन का संग्रह आमाशय में होता है। उसके अलावा आमाशय में शर्करा स्यूक्रोज जो है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तित होती है। वसा जो है वो लाइपेज एंजाइम की मदद से वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित होती है और प्रोटीन पेप्टोन्स में परिवर्तित होते हैं। उसके बाद में आमाशय के अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक श्लेष्मिक कोशिकाएं, श्लेष्मिक कोशिका श्लेष्मा स्रावित करती है जिससे कि अंदर की जो लाइनिंग है आमाशय की वो पाचक रसों के प्रभाव से बच जाए, खराब नहीं हो। दूसरी चीफ सेल्स, चीफ कोशिकाएं जो है वो पेप्सिनोजन और रेनिन एंजाइम बनाती है। तीसरी है ऑक्जेंटिक कोशिकाएं, ऑक्जेंटिक सेल्स जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को स्रावित करती है। अब जो ये कोशिकाएं हैं उनमें ये सब चीज़ें स्रावित होती हैं और पाचक रस जो होते हैं डाइजेस्टिव जूसेस उनके अंदर क्या होता है, कुछ चीज़ें यही पाई जाती है जैसे जल, खनिज लवण, श्लेष्मा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिनोजन। तो कई सारे जो चीज़ें हैं वो पाचक रस में पाई जाती हैं। और पाचक रस कब स्रावित होता है? या तो भोजन को देखते ही या फिर भोजन नली में एक पाचक ग्रंथि होती है, उससे गैस्ट्रिन नामक पदार्थ निकलता है, तो उसके बाद भी ये पाचक रस स्रावित हो सकते हैं। और फिर जो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना है वो हमारे शरीर में क्या कार्य करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय के कीटाणुओं को मारता है। उसके अलावा टाइलिन की एक्टिविटी जो मुंह से चालू हो रही थी उसको स्टॉप करता है, रोक देता है। फिर अक्रियाशील पेप्सिनोजन को क्रियाशील पेप्सिन में परिवर्तित करता है। और लास्ट है कि आमाशय के अंदर वो अम्लीय माध्यम बनाए रखता है जिससे कि आमाशयी एंजाइम्स जो हैं वो वहाँ बन सके। ये आमाशय वाला पार्ट कंप्लीट हुआ और अब नेक्स्ट टर्न पे छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।